अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम का टहरा मैं हूं वकास वलाना। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो दिन ब दिन मुश्किलात में गिरती जा रही है। एक तो वो जो कल इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का निशान उनसे छीना, उसके बाद एक और पाकिस्तान की एक और पार्टी है हम ख्याल पाकिस्तान आई गेस, उसने बल्ले का निशान मांग लिया है। तहरीक इंसाफ उस हवाले से हाईकोर्ट में जाना चाहती थी, मगर उन्हें ऐसा फील हुआ कि शायद ये मामलात कहीं ज़्यादा पेचीदगी में ना चले जाएं, तो उन्होंने ये फैसला मौखर कर दिया है, यानी यह हमारा निशान वाकई हमसे ना छिन जाए। एक तरफ ये और दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग अपने कैंडिडेट्स आहिस्ता आहिस्ता फाइनल किए जा रही है। पंजाब के अंदर जो नून लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ताना मारती है कि आपका पूरे पंजाब में कोई कैंडिडेट ही नहीं है, हमसे क्या मुकाबला करना है। बिलावल को चाहिए कि वो सिर्फ सिंध के ऊपर फोकस करे। सिंध के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उस तरह से कैंडिडेट इस बार भी मौजूद नहीं हैं, तगड़े नहीं हैं। बहरहाल बाकी बड़े जो कायदीन है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, आहिस्ता आहिस्ता उनकी टिकटें फाइनल होती जा रही हैं। आज मरीम नवाज साहबा 120 से उन्होंने नामजदगी अपने पेपर की जमा करवाई, जो कि नवाज शरीफ का 2013 से 2017 तक, और फिर कुलसूम नवाज और उसके बाद वहीद आलम खान, उन्होंने यानी नून लीग का ये आबाई हल्का ही समझे वहाँ से। और इस तरह नवाज शरीफ ने भी अपने कागजात नामजदगी, इमरान खान साहब ने अपने कागजात नामजदगी मियाँ वाली से और आज लाहौर से भी जमा करवा दिए हैं। पूरे माहौल के अंदर क्या सीट एडजस्टमेंट पाकिस्तान नून लीग करेगी, कितनी करेगी, कहाँ कहाँ करेगी, एक बड़ा सवाल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहती है कि आप सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं और लोग हमारी पार्टी के अंदर जम हो रहे हैं, यानी हमारी पार्टी बढ़ती जा रही है। और पंजाब के अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो बलोचिस्तान को घेरे में डाल के बैठी हुई थी, लेकिन जो पीपल्स पार्टी ने वहाँ पर एक बड़ी एंट्री डाली है और फिर फैसल वाडा का भी जरदारी साहब से मुलाकात करना, यानी इस जोड़ तोड़ में जो इलेक्टिबल्स की सियासत हमें नजर आ रही है, अवाम की सियासत थोड़ी सी पीछे है इस वक्त। अवामी सियासत इन द सेंस के जिस तरह हलकों के अंदर कायदीन को निकलना है वो अभी तक डिले हुआ है। शायद कैंडिडेट्स फाइनल होंगे तो उसके बाद निकलेंगे, और कैंडिडेट्स जो फाइनल होंगे वो अपने ही सारे होंगे या फिर दूसरे पार्टियों के भी अपने साथ सीट एडजस्टमेंट के जरिए होंगे। नादिर गबोल साहब, अब्दुल्ला शेख साहब और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला शेख साहब मुस्लिम लीग नून से बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला साहब, ये नून लीग के साथ पीपल्स पार्टी का बड़ा गिला है, वो कहते हैं कि हमारी पार्टी तो लोग जम होकर बड़ी कर रहे हैं और आप अपने पार्टी के लोगों को, वो 10-10 कैंडिडेट्स को, जिसको आप कहते हैं कि हमारे पास रश बहुत है, मगर उस सारे रश को माइनस करके आप कहीं और से आईपीपी या दीगर से वहां से सीट एडजस्टमेंट करके लोगों को ला रहे हैं, जिससे आपकी पार्टी के अंदर नवाज शरीफ की जात के ऊपर सवाल उठेंगे इस इलेक्शन में। जनाब जी, अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो मैं आपको ये वाज़ेह कर दूं कि अभी कोई हतमी फैसला नहीं हुआ इस बारे में कि हम लोग सीट एडजस्टमेंट करेंगे, लेकिन जाहिर है इसका फैसला जो करना है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने करना है। और मैं इस बात से आपकी एग्री करता हूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में इस वक्त 5,000 लोगों ने तकरीबन इस चीज़ के ऊपर लाहौर से टिकटें जमा करवाई हैं, और गुज़िश्ता एक हल्के से 25-25 कैंडिडेट्स ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। तो ऐसे मौके पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए भी मुश्किलात बढ़ गई हैं, क्योंकि अगर उन्होंने सीट एडजस्टमेंट करनी है तो जाहिर है उन कैंडिडेट्स को भी कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा, जो कि मुश्किलात बढ़ा रही है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला कोई ना कोई लाएअमल बनाएंगे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इस बारे में। जाहिर है उन्होंने कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा इस बारे में। तो अगर कैंडिडेट्स जो हैं वो सीट एडजस्टमेंट के ऊपर सवालिया निशान उठाते हैं तो नवाज शरीफ उनकी बात सुनेंगे या फिर इलेक्शन जीतना ज्यादा जरूरी है? मैं ये समझता हूँ कि मियां साहब अपने जो पार्टी के वर्कर्स हैं और अपने कैंडिडेट्स हैं उनको तरजीह देंगे हमेशा की तरह, लेकिन जाहिर है वो नाराज नहीं करेंगे। बाकी जिनके साथ उनकी सीट एडजस्टमेंट का वादा हो गया उनको जरूर कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाए। नाजरिक बोल साहब, आप इस सारे पर्सपेक्टिव में गेम तो शुरू हो चुकी है, मैदान सज गया है, कहां तक पहुंचे हैं? बलोचिस्तान को आपने भी कहा कि हम अवामी सियासत करते हैं और फिर आपको एक बड़े इलेक्टिबल को लेना पड़ा ताकि पार्टी वहां पर पूरे बलोचिस्तान के ऊपर हुक्मरानी के लिए ख्वाब जो हैं उसको सही तरह से, सही मानों में ताबीर उसकी कर सके, तो आपको भी इलेक्टिबल्स के ऊपर ही जाना पड़ेगा। बोल साहब देखिए वलाना साहब, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद पार्टी है जिसने काफ़ी, बल्कि अब तो हफ्ते हो गए, 3-4 हफ्तों से ज़्यादा हो गया कि हमने अपनी इलेक्शन मुहिम का आगाज़ कर दिया है। बिलावल साहब ने पूरा KPK का दौरा किया, चित्राल तक गए, फिर लाहौर में, गुजरांवाला में, वहाँ पे भी अच्छी खासी पब्लिक राब्ता बहाल किया, जलसे किए, लोगों से मिले,
लाहौर से बल्कि इलेक्शन भी लड़ने जा रहे हैं। जहाँ तक इलेक्टेबल्स की बात है, अगर आप सरफराज भुट्टी साहब की बात कर रहे हैं तो वो इलेक्टेबल तो नहीं है मेरे नज़रों में। वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट ज़रूर हैं, पर बलूचिस्तान में आई थिंक वो लास्ट शायद 2008 में जीते थे। उसके बाद तो मुझे नहीं याद पड़ता कि वो जीते। अभी भी जो सेनेटरी थे, सेनेट में थे, वो अपने इलेक्शन हारे थे वो। और सरफराज भुट्टी भी अगर पार्टी में आए हैं तो इसलिए हमने उनको नहीं लिया कि वो कोई इलेक्टेबल हैं या हमें कोई इलेक्टेबल्स की कमी है बलूचिस्तान के अंदर। सरफराज भुट्टी साहब के असल में जो वालिद साहब थे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट से इलेक्शन लड़ते थे 1990s में। तो भुट्टी साहब का एक हिस्ट्री है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। और बिलावल साहब को उन्होंने पिछले हफ्ते दावत भी दी थी इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंदर, जो शोधा गैलरी था, जो ट्रिब्यूट दे रहे थे पाकिस्तान के अजीम शोधा को। तो बिलावल साहब ने खुद अपने हाथों से अपनी वालदा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पोर्ट्रेट वहाँ पे लगाई थी। तो आई एम श्योर बातें तो चल रही थी सरफराज भुट्टी साहब से, उसके बाद ही फैसला हुआ है। जहाँ तक इलेक्टेबल या ना इलेक्टेबल होने की बात है, तो देखिए बलूचिस्तान में ऑलरेडी सनाउल्लाह ज़हरी साहब जो साबका सीएम है, वो तो आई थिंक 2 साल बल्कि हो गए शायद वो आ गए थे। जनरल रिटायर्ड कादिर बलोच साहब भी आ गए थे, और भी बहुत सारे सीनियर सियासतदान बलूचिस्तान के हमारे पास आ गए थे। ये बीच में बस कुछ हवा का रुख बदला था। तो जो कुछ लोगों ने जो हमसे वादे किए थे कि शायद हमें ज्वाइन करने जा रहे थे, वो कहीं और चले गए। बल्कि ऐसे भी मैं आपको नाम बता सकता हूँ कि एक जैसे सरदार फतेह हसनी साहब हैं, जो MNA भी रह चुके हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही उनको सेनेटर बनाया था। उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छोड़ी थी, फिर ज्वाइन की, और अभी 4-5 महीने पहले ही ज्वाइन की थी। फिर शायद हवा का रुख बदला तो वो फिर नून लीग उन्होंने जाके ज्वाइन कर ली। नहीं तो वो आपको ये हवा का रुख खुद बदल रहा है या फिर उनको मजबूर किया जा रहा है? देखिए आसिफ साहब ने तो बड़ा क्लियरली कहा है बलूचिस्तान जरदारी साहब ने। जी आसिफ ज़रदारी साहब ने यही खुद ही कहा है, और मैं खुद भी वाकिफ हूँ बलूचिस्तान की सियासत से, क्योंकि मेरे वालिद साहब को तो आप जानते हैं, नबील गबोल साहब, मगर मेरे जो ससुर हैं, फादर इन लॉ जिसको बोलते हैं, वो खालिद मक्सी साहब हैं बलूचिस्तान से, जो MNA थे, अभी बाप पार्टी के प्रेसिडेंट भी हैं। तो उनके लिए भी सवाल किया था आई थिंक हामिद मीर साहब ने एक शो में, कि आपके इतने अच्छे ताल्लुकात हैं इन सारे लोगों से और फैमिली टर्म्स हैं इन सारे लोगों से आसिफ ज़रदारी साहब के, तो ये क्यों नहीं ज्वाइन करते। आसिफ ज़रदारी ने साफ साफ बोला था, बोला बलूचिस्तान की सियासत अलग है, वहाँ पे मजबूरियाँ अलग होती हैं, और उनका इशारा यही हवा की तरफ था, और हवा जो कहाँ से आती है कहाँ जाती है, तो बलूचिस्तान में ये मजबूरियाँ होती हैं, आप सब वाकिफ हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं पंजाब की हवा का पूछता हूँ आपसे। चलें, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। कामरान मुर्तज़ा साहब, कामरान मुर्तज़ा साहब, आवाज़ आ रही है आपको? प्रोड्यूसर साहब दोबारा से कनेक्ट करें यार। अच्छा अब्दुल्ला साहब, ये एक चीज़ आपने पंजाब के अंदर देखा, पंजाब के अंदर तो स्ट्रॉन्ग पोजीशन हमेशा से मुस्लिम लीग नून अपना दावा करती रही है। यहां पर भी आपको बाकी पार्टियों की आखिर अब हतमी फैसला भी नहीं हुआ, तो ये खबर ही नहीं आनी चाहिए थी। जरूरत ही क्यों पेश आए जनाब? पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर आकर अगर आप इनकलाब ले आए हैं 21 अक्टूबर को बकौल आप लोगों के, तो आपको तो दूसरी पार्टी की तरफ नहीं बल्कि अवाम की तरफ देखना चाहिए था। दैट्स इट। आप अपने कमजोर से कमजोर भी बंदे को खड़े करते तो उसे जीतना चाहिए था। ये गुंजाइश ही क्यों पैदा हो सोचने की जनाब? मैं अभी तो मैंने पहले बताया जैसे फाइनल केस मियां साहब ने फैसला करना है कि करनी भी है तो कब करनी है और क्यों करनी है। और मैं नहीं समझता कि लाहौर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का किला है, और इंशाअल्लाह रहेगा और हमेशा से रहा है। तो सीट एडजस्टमेंट की बात तो बाकी दूसरे सूबों में होगी, लाहौर में तो और आपको सारे लोग जानते हैं कि सबसे ज्यादा टिकट कैंडिडेट को जो जमा करवाए हैं और इंटरेस्ट किए हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग कोई भी पार्टी है, इसमें एक हल्के में कम से कम 3 कैंडिडेट ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। तो अगर सीट एडजस्टमेंट की बात चल रही होगी तो वो मौलाना फजलुर रहमान, AUI या बलोचिस्तान और सूबों में चल रही होगी। ठीक। अच्छा कामरान मुर्तज़ा साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। कामरान साहब जी अस्सलाम वालेकुम सर वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से? कामरान साहब, एक तो आपकी पार्टी में भी आज नूर आलम खान साहब शामिल हुए हैं पेशावर से, शायद वो आप उन्हें टिकट भी दें, वो इलेक्शन भी लड़ें।
तो वहां पर ये जो एकदम से लोग आके अभी हाल ही में इलेक्शन के दिनों में उम्मीदवार बनकर पार्टी से टिकट लेकर दूसरी पार्टियों में रहकर आपके जो उम्मीदवार पिछले 5 साल से 10 साल से उम्मीद लगा के बैठे थे उनके जज्बात को ठेस पहुंचाएंगे तो वोट डिस्पर्स नहीं हो जाएगा सर? उसमें ऐसा है कि बाद ऐसे इलाके होते हैं जहाँ हमारे पक्के साथी मौजूद होते हैं मगर हम उसमें जीतने की पोजीशन में नहीं होते। तो हम देखते हैं कि हमारे से कौन करीब सर है तो बाद औकात हम उनको फिर अकोमोडेट कर लेते हैं ताकि वो सीट आ जाए। फिर उसका एक बेनिफिट भी होता है। एक सीट बढ़ने से जो है ना वो बाद औकात ख्वातीन की सीट में जो है ना वो रेशो चेंज हो जाता है। बाद औकात जो है ना वकीलों की सीट में रेशो चेंज हो जाता है। तो वो पार्टी को जो है ना एक्चुअल बेनिफिट भी मिल जाता है और वैसे भी मिल जाता है। दोनों सूरतों में जो कहीं ना कहीं से बेनिफिट आ जाता है तो फिर इतनी एडजस्टमेंट होती है। तो अभी जो सीट एडजस्टमेंट हो रही है ये फॉर्मूला आपको लगता है कि सही कारामद साबित होगा सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए? देखिए इसमें कारामद होगा या नहीं होगा ये तो इलेक्शन के नतीजे बताएंगे ना जी। हम अपने तौर पर कर रहे हैं। मुमकिन है हम दुरुस्त हो, मुमकिन है हम दुरुस्त ना हो, दोनों बातें हो सकती है ना। मगर ये हमारे इस अमल का नतीजा क्या निकलेगा ये इलेक्शन तक आज फरवरी तक वेट करिए, पता चल जाएगा। इंसान या गलतियों को भी मजबूर है, उसमें कामयाबियां भी लिखी है तो करता तो कामयाबी के लिए, मगर दोनों बातें हो सकती है। तो कामरान साहब एक और चीज जो देखें ना, कल अगर नून लीग आईपीपी से लेट्स सपोज ये कहते हैं कि हम हुकूमत बनाएंगे, लेट्स सपोज इनकी हुकूमत भी बन जाती है, आईपीपी के लोग जो कि तहरीक इंसाफ के साथ रहकर आपके मौलाना फजल रहमान को, नवाज शरीफ को तनकीद का निशाना बनाते रहे, लाइव तनकीद का निशाना बनाते रहे, टीवी पर बनाते रहे, वो इनके साथ बैठकर बड़े कैंडिडेट हैं, बड़े इलेक्टेबल्स हैं, अगर वो कल को कैबिनेट में भी बैठेंगे तो ये भी जमहूरियत का हुस्न ही है, काबिल कबूल है पार्टीज के लिए। हुसन के तौर पर काबिल कबूल समझ लीजिए, बात जो है ना मजबूरी के तौर पर काबिल कबूल समझ लीजिए। मतलब आप फर्ज करें कि मैं नहीं जीत सकता हूँ, बस करने में कोयटा से जो है ना मैं इलेक्शन लड़ता हूँ और मैं जो है समझता हूँ कि मैं नहीं जीत सकता, मेरे लोगों के ताल्लुकात नहीं है, तो फिर उसका कोई ऑप्शन नहीं है ना। लोग किसी और को पसंद करते हैं, बगैर किसी वजह के पसंद करते हैं, तो फिर क्या करें? अब अल्टीमेट फैसला लोगों ने करना है ना। तो फिर सर कामरान साहब इससे अच्छा वो नहीं जो अडियाला जेल में बैठा हुआ है, जो कह रहा है मैं खंबे को भी खड़ा कर दूं, मैं छोटे से छोटे बंदे को भी खड़ा कर दूं, मुझे कोई बंदा नहीं चाहिए इस दफा, अब मैं तो किसी को भी आम बंदे को भी खड़ा कर दूं, वो जीतेगा, उसका कॉन्फिडेंस ज्यादा दीदनी नहीं है एज कम्पेयर टू ऑल पार्टीज रेस्ट ऑफ यू? देखिए 2-3 तरह के लोगों का कॉन्फिडेंस जो है ना वो बहुत ज्यादा होता है, उसमें एक जो है ना वो बेवकूफ आदमी भी। अच्छा सर आप उन्हें इनडायरेक्टली बेवकूफ कह रहे हैं। अच्छा दूसरा वैसे दलेर हो तो अब दोनों बातें हो सकती है, या बहुत दलेर है या बहुत बेवकूफ है। ठीक है चलें, आज मैं आपसे पूछता हूँ बलूचिस्तान की और केपीके की सूरत हाल का। गबोल साहब सिंध के अंदर क्या सूरत हाल है जनाब? नून लीग एंट्री कितनी को डाल चुकी है जनाब अभी तक? करने की, पर पता नहीं एंट्री कब होगी। मैं तो बचपन से सुनते आ रहा हूँ कि नून लीग एंट्री करेगी। 2013 में मियां नवाज शरीफ साहब जब खुद प्राइम मिनिस्टर थे तो बड़े बड़े वादे किए थे उन्होंने सिंध के लिए, सिंध के हवाले से, मगर बहुत कम उन्होंने सिंध के दौरे किए थे। मेरे हिसाब से एक ही हाथ में शायद 5 उंगलियों के बराबर कोई दौरे किए होंगे उन्होंने। तो कराची और सिंध के लिए उन्होंने कुछ डिलीवर नहीं किया। अगर सिंध आते भी तो सिर्फ कराची शहर तक ही महदूद होते थे। गवर्नर हाउस उनका ठिकाना होता था, गवर्नर हाउस से वो चक्कर लगा के चले जाते थे कुछ बड़े स्पेशल बिजनेसमैन वगैरह और पैसे वाले सरमायादारों से मिलके, मगर आम लोगों से उनका कोई राब्ता मुझे तो नहीं याद पड़ता कि हुआ था। और जो अलायंसेस अभी भी बनने की बातें चल रही हैं, ये अलायंसेस 2013 में भी बनी थी, 18 में भी बनी थी। 18 में हालांकि पूरे पाकिस्तान के अंदर एक पार्टी को उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी उन्होंने फेवर किया, मगर सिंध में पीपल्स पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचा सकी। हालांकि उस वक्त भी मीडिया के अंदर ऐसी बातें बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही थी और डराया जा रहा था पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को भी। मैं पर्सनली जानता हूं अपने बहुत सारे ऐसे दोस्तों को इंटीरियर सिंध से जिनको फ़ोन आए थे सरकारी नंबरों से कि आप अपना इलेक्शन कैंपेन नहीं चलाएं वरना फिर आपको जेलों में डाला जाएगा, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहादुरी से मुकाबला किया। मेरा अपना जो हल्का था लियारी, अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे एक इदारे के वर्दी में लोग, उन्होंने हमारे जितने भी रिटर्निंग ऑफिसर्स थे और हमारे जो पोलिंग एजेंट्स थे
उन सबको एक तरह से यरगमाल बनाया था। पोलिंग एजेंट्स को तो उन्होंने पोलिंग स्टेशन से ही बाहर निकाल दिया था और 3 दिन तक लियारी के इलेक्शंस को विथहेल्ड किया था। अब लियारी जो है वो कराची का दिल है। कराची अर्बन सेंटर के अंदर एक बहुत ही वाइब्रेंट एक इलाका है, कोई दूर दराज कोई पहाड़ी इलाका नहीं है कि जहाँ पे 3 दिन लगते हैं इलेक्शन रिजल्ट्स आने के। तो लियारी जैसी अगर जगह में उन्होंने मैनिपुलेट किया तो इस दफा मेयर आपका कराची में और सिंध में 5 साल 10 साल 12 साल 15 साल हो गए हैं, हुकूमत आपने कर ली, कराची फतह कर लेंगे जनाब? आप खुद कह रहे हैं ना मेयर हमारे, तो कराची तो फतह कर लिया ना हमने एक तरह से। वो जिस तरह किया था नून लीग ने तो कहा कि आपने धांधली की है, याद नहीं आपको? नहीं, नून लीग ने तो कोई कैंपेन ही अपनी रन नहीं किया था, मुझे नहीं लगता कि। लेकिन वो ऑब्जर्वर तो थे ना। ऑब्जर्वर का क्या राइट बनता है किसी और पार्टी के ऊपर उंगलियां उठाने का? अगर आप में इतनी हिम्मत है, इतना दम है, तो तहरीक इंसाफ तो जमात इस्लामी तो आज तक रो रहे हैं, वो तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाने के चक्कर में। चले खैर, यानी आपने कराची जीत लिया हुआ है, इस दफा वहां से सारी सीटें आप ले जाएंगे, 90% ले जाएंगे। देखिए, सिंध से इंशाल्लाह हर दफा हर इलेक्शन में हम पिछले इलेक्शन से ज्यादा अच्छा रिजल्ट लेकर आते हैं। 2013 के मुकाबले में 2018 का रिजल्ट ज्यादा पॉजिटिव था और अभी हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि इंशाल्लाह 2018 के मुकाबले में मजीद और सीट्स हम जीतने में कामयाब होंगे। मतलब मैं आपको बड़े बड़े नाम बताता हूँ ना सिंध के अंदर, जैसे वो अमीर बख्श भुट्टो साहब हैं, वो लेट मुमताज़ भुट्टो साहब के साहबजादे, उन्होंने तो पहले से ही हार मान ली, उन्होंने तो माजरत कर ली अद्दी फरियाल टालपुर के सामने। वो उन्होंने लास्ट टाइम इलेक्शन कंटेस्ट किया था, इस दफ़ा तो उन्होंने पहले से ही हार मान लिया कि भाई मैं तो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, क्यों मैं खामखा में अपने पैसे ज़ाया करूँ। और भी बड़े बड़े लोग हैं, वो जिसको आप इलेक्टेबल्स बोल रहे थे अपने शो के शुरुआत में, वो इलेक्टेबल्स पीपल्स पार्टी में खुद अपनी मर्जी से आए, हमने किसी को दावत नहीं दी। ये हाल आपका सिंध के अंदर है, पंजाब के अंदर तो फिर भी वो सीटें 4-5 ले लेंगे या 40, मुझे लगता है कि इस दफा तो वो 40-50 की बात कर रहे हैं, आप तो 4-5 भी नहीं लेंगे, बिल्कुल सफाया जनाब। फिर मैं सेनेटर साहब की तरफ जाऊंगा जनाब, कोई एंट्री नहीं आती। मैं इधर ऐड करना चाहूंगा, इंशाल्लाह ताला इस दफा सरप्राइज मिलेगा जी, आप देखिएगा इंशाल्लाह वहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीटें निकलेंगी। और जैसे इन्होंने कहा जी, मियां नवाज शरीफ साहब आते थे तो गवर्नर हाउस और फिर वापस चले जाते थे चंद बिजनेसमैन की मिलकर। मैं नहीं समझता, ये आपको पता है वहाँ पे ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने शुरू किया, उसके बाद दहशतगर्दी का खात्मा किया और सिंध की अवाम के लिए बड़े दर्द हैं मियां नवाज शरीफ साहब के दिल में। और आप देखेंगे इस दफा सरप्राइज मिलेगा सिंध से, आपको भी मिलेगा और अवाम मुझे क्यों देना है के हक में। और इसमें मैं एक और चीज आपको ऐड कर दूं, ये मशहूर है लाहौर और कराची का कंपटीशन। कोई भी शख्स अगर कराची से लाहौर लैंड होता है एयरपोर्ट पे तो बाहर निकलता है तो खुद कहता है, अक्सर आम लोग मुझे कह रहे होते हैं कि कराची कहाँ रह गया और लाहौर पैरत वाकई बना दिया मियां नवाज शरीफ साहब ने। आपको इंशाल्लाह ताला आगे नतायज कुछ और नजर आएंगे और सरप्राइज मिलेगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, सर मैं बलूचिस्तान के पीके के डायनामिक्स, लेकिन उससे पहले सर सिंध का जो डायनामिक्स है वहां पर तो दूसरी कोई पार्टी बशमूल आपके एंट्री डालने के काबिल है इस दफा सर? सिंध की इतनी अगर पूरी परफॉर्मेंस रही है पीपल्स पार्टी की जनाब। मेरा ख्याल है कि हम जो है ना वो काफी हमने जो है वो पेनिट्रेट किया सिंध की पॉलिटिक्स में। अब अल्टीमेटली पता तो उस वक्त चलेगा जब बैलेट बॉक्स खुलेगा कि हमारी क्या परसेंटेज है। वैसे ओवरऑल जो मजहबी वोट है उसका जो रेशो है वो 20% था और ये कम नहीं हुआ, कभी भी कम नहीं हुआ। ठीक, तो अच्छा ज्यादा भी नहीं हुआ। अब इसका ये नेगेटिव हमारे लिए, मैं इसका नेगेटिव लेता हूँ कि ज्यादा क्यों नहीं हुआ, मगर ये 2002 के बाद मैंने ये सारा रिकॉर्ड चेक किया, कभी कम नहीं हुआ। तो सिंध में इत्तेहाद के साथ जाएंगे नून लीग के साथ अगेंस्ट पीपल्स पार्टी आप लोग? अभी तक फैसले नहीं हुए, अल्टीमेटली फैसले कर लीजिए तो अंडरस्टैंडिंग है भी है, तो आम पार्टी के वर्कर्स तक कन्वे नहीं हुए। और फैसले हमारे यहाँ जो रवाज है वो ये कि पार्टी के अदारे करते हैं और उन अदारों में मैं खुद भी उसमें एक वन ऑफ द मेंबर हूँ। तो मेरा ख्याल है कि अभी तक फैसले नहीं हुए। पहली बात कोई इत्तेहाद के हवाले से नजरियात होते हैं और दूसरी बात फायदा होता है। अब देखते हैं कि अगर कोई नजरियात के करीब मिल गया तो फिर भी ठीक है, नहीं तो फायदे वाली बात सही है। और पिछले दिनों जो मौलाना फजल रहमान ने अपने जलसे के अंदर भी या मीटिंग कर रहे थे उसमें भी उन्होंने कहा कि
हम आप उधर हमारी हेल्प करें, हम आपकी उधर हेल्प करें, उस पर कायम है नून लीग के साथ? नून लीग इस वक्त जो है वो मियां साहब का और मौलाना साहब का जो है ना वो क्लोजनेस काफी है, मगर एट द सेम टाइम जरदारी साहब के साथ भी दोस्ती बहुत। अब देखते हैं कि अल्टीमेटली क्या होता है, वो लेन देन में यानी कि कितनी सीटों पे वो हमें एडजस्ट कर सकते हैं, कितनी सीटों पे हम उनको एडजस्ट कर सकते हैं, वो डाटा हम सामने रखेंगे। जो पुराना डाटा जो 2002 के इलेक्शन के बाद से आ रहा है और उसमें जो है ना वो कंसिस्टेंसी है, तो लग के तो दोनों पार्टियों में से बैठ के उनके साथ तय करेंगे कि यहाँ पे क्या लेते और क्या देते। तो सर बलोचिस्तान से आप हैं, ये पिछले दिनों जो वजीर दाखिला ने इस्तीफ़ा दिया और उसके बाद एकदम से पीपल्स पार्टी में शमूलियत, हवा का रुख था, तो हवा का रुख तो नून लीग की तरफ लोग कह रहे हैं, तो ये हवा का रुख है या फिर मर्जी है उनकी, आपका तजिया? देखिए जिधर जिधर किसी को रुख किया गया होगा वो रुख बन गया होगा, तो सरफराज दोस्त हमारा भाई के, मगर रुख मुतय्यन जो है ना वो किसी और तरह से होते हैं, आपको भी पता, मुझे भी पता। तो फिर हवाओं का रुख तब्दील कराने के लिए ज़्यादा कोशिशें कौन कर रहा है और किसकी कोशिशें रंग ला रही हैं, आपको ये भी पता है कुछ? देखिए मेरा ख्याल है कि ये हवाओं का रुख जो है ना ऐसे बिल्कुल जो है मिला जुला उसका रंग होगा, किसी के पास कोई चीज एब्सोल्यूट नहीं होगी, और ये अच्छी बात भी हो सकती है और बुरी बात भी हो सकती है। बाद अपॉर्चुनिटीज को हम अच्छाई में इस्तेमाल कर सकते हैं और बाद जो है ना उसमें नेगेटिव में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अल्लाह जाने कि इसके बाद तो फिर मैं 2024 की हुकूमत को 2018 का सीक्वल इन डिफरेंट कैरेक्टर्स के साथ देख रहा हूं। कैरेक्टर्स अलग हैं, मूवी की स्टोरी वही है। स्टोरी सबके पास रिपोर्ट पटवारी मुफस्सल होती है हमेशा। ठीक है, चलो मैं एक छोटी सी ब्रेक लेता हूं, ब्रेक से वापस आते हैं तो हम बात करते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से भी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छिन जाना बाकी पार्टियों के लिए खुशाइंद नहीं है, माजी में इनके साथ भी होता रहा, तो ये उसके लिए आवाज़ उठाएंगे या फिर मज़ा करेंगे कि शुक्र है जान छूटी उस सारे सिनेरियो से। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। गबोल साहब, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ले का निशान छिना गया उनसे, आपको तो इसके ऊपर एहतजाज करना चाहिए और उनके साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़े होना चाहिए। माजी में तलवार से तीर नून लीग के साथ भी होता रहा, ये अच्छी चीज है क्या? इलेक्शन के वक्त जमहूरियत के खिलाफ नहीं है ये? देखिए इन प्रिंसिपल तो हम एनी स्टेप विच इज़ अगेंस्ट डेमोक्रेसी उसके हम खिलाफ हैं, और हम बिल्कुल, आपने सही फरमाया, हमारे से भी तलवार छीनी गई थी और तीर का फिर इंतखाब हमने किया जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा वापस आई थी ज़िया के दौर में और अपने सियासी करियर का बाकायदा आगाज़ किया था 1988 के इलेक्शंस में। मगर वो सिचुएशन अलग थी, ये सिचुएशन अलग है। वो तो जबरी तौर पे हमसे छीना गया था। इधर आई थिंक कानून ने अपना रास्ता खुद लिया है और इन्होंने जो एक कानूनी एक शिक है जो इंटर पार्टी इलेक्शंस का, वो सही तरह से पूरा नहीं किया, और इनका जो इन्होंने किया भी था, एक ढोंग पिछले दिनों रचाया था, वो तो सिंपली एक मजाक था कि जेल के अंदर से इनके साबका चेयरमैन ने एक नाम बता दिया और बस 10 मिनट के अंदर इन्होंने विदाउट फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस इन्होंने एक नया चेयरमैन ले आया। तो आई थिंक इलेक्शन कमीशन इज़ द फाइनल अथॉरिटी रिगार्डिंग दिस, और कोर्ट्स की तरफ भी रुजू कर सकते हैं। इस वक्त कोर्ट्स आई थिंक काफ़ी हद तक फेवर कर भी रहे हैं पीटीआई को, जो आपने देखा साइफर केस में भी उनको रिलीफ मिला है आर्जी तौर पे ही बेशक, मगर मिला ज़रूर है उनको। तो इसमें कोई मुकाबला आप नहीं कर सकते कि हमसे जो तलवार छीनी गई थी और इनसे बल्ला छीना गया था। बाकी इनके पास आई डोंट नो, आई हैवंट रेड द एग्जैक्ट वर्डिक्ट ऑफ द इलेक्शन कमीशन। अभी इनके पास टाइम मुझे नहीं पता है या नहीं है, बट अभी भी इनको अगर कोई कानूनी इनके पास कोई तरीक़ेकार है, तो लॉयर्स की तो बहुत आपको पता है पूरा पीटीआई अभी सिर्फ बैरिस्टर से और लॉयर से भरा हुआ है, तो इनके पास कोई ना कोई रिकोर्स होगा एंड दे शुड ऑप्ट फॉर इट। एंड इलेक्शन कमीशन शुड आल्सो कंसिडर इट, बिकॉज आप सही फरमा रहे हैं कि अगर इलेक्शन से पहले इस तरह की चीज़ें होंगी तो फिर इंटरनेशनल जो ट्रांसपेरेंसी एजेंसीज होती हैं जो इलेक्शन को मॉनिटर करती हैं, वो ये चीज़ ज़रूर उठाएंगी फिर अपने इलेक्शंस की रिपोर्ट में। हर इलेक्शन के बाद एक रिपोर्ट आता है ट्रांसपेरेंसी का और फेयरनेस का, तो उसमें ये चीज़ अफेक्ट करेंगी एंड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। लेकिन भाई देखे ना, एक तो आप कहते हैं, बार बार कहते हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड उस तरह से नहीं मिल रही जिस तरह से
21 अक्टूबर के बाद हालात बदल गए हैं, तो आप तो फिर भी हैं, आपके पास निशान भी है, चेयरमैन भी है, वाइस चेयरमैन भी है, को चेयरमैन भी है, आप हलकों के अंदर भी खड़े हो रहे हैं, पार्टी को जम करके बड़ा भी कर रहे हैं, दावे भी कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार भी हैं, मगर उस तरफ वाइस चेयरमैन, प्रेसिडेंट, एक्स चेयरमैन एंड मौजूदा चेयरमैन, अब देख लें वो सारे के सारे मुश्किलात के अंदर हैं। तो ये आपको नहीं लगता कि उनके लिए तो बिल्कुल ही जीरो है लेवल प्लेइंग फील्ड, कि ऐसा नहीं है, उनका किया भुगत रहे हैं वो? नहीं, ये मुश्किलात हमने तो नहीं पैदा की ना। अब आप देखें कि अमेरिका जैसी जमहूरियत में, जो इतनी तगड़ी जमहूरियत है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ पे जो इनका जुडिशियल सिस्टम है वो भी बड़ा एफिशिएंट है और काफ़ी हद तक फेयर है, वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप के साथ क्या हुआ आप देखें। डोनाल्ड ट्रंप ने कैपिटल बिल्डिंग के ऊपर जो वायलेंस इंसाइट किया था, उसकी वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो गए। यहाँ पे तो इस शख्स ने बाकायदा अफवाज पाकिस्तान, मतलब जो एक हमारा एक इतना इंटेग्रल इदारा है, उसके खिलाफ पूरी आवाम को उकसाया, फिर हमारे शोहदा के खिलाफ जिस तरह एक्शंस उन्होंने इंसाइट किए, वो सब पूरी दुनिया के सामने। तो ये इनकी अपने अपने किए का ये भुगत रहे हैं और अभी भी इनके केस चल रहे हैं। अगर कोर्ट्स के अंदर आई एम श्योर एविडेंस ये पेश करेंगे कि ये इन सब चीज़ों में बेकसूर थे, तो कोर्ट इनके साथ नाइंसाफ़ी मुझे नहीं लगता करेगी। तो बाकी अभी देखें, वक्त ही बताएगा कि ये इलेक्शन किस तरह होते हैं। हम तो अभी भी कह रहे हैं कि इलेक्शन शायद फ्री एंड फेयर नहीं नज़र आते पीपल्स पार्टी के पर्सपेक्टिव से, बिकॉज पीपल्स पार्टी पहले से कह रही थी, अगस्त से कह रही थी कि इलेक्शंस विद इन 90 डेज होने चाहिए, और बिलावल साहब ने क्लियरली कहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सिर्फ एक पार्टी को बताया कि इलेक्शन कब होंगे, वो नून लीग को ही सिर्फ पता था कि इलेक्शन फेब में होंगे, बाकी हम तो इन द डार्क थे इतने टाइम तक। ठीक है, एक तो अब्दुल्ला भाई आप लोगों को ही सब पता था और आगे क्या होना है ये भी आपको पता है बकौल पीपल्स पार्टी के, और दूसरा बैट वाले के पास बैट नहीं रहा, ये ना हो कि वो गिल्ली डंडे वाला वो डंडा ले आए और आप लोगों की धुलाई कर दे 8 फरवरी को, ऐसा हो सकता है? सियासी धुलाई। यार आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। जी जी प्रोड्यूसर साहब देखिएगा जी, फरमाइए शेख साहब क्या बोला? कर रहा हूँ कि हम लोगों ने कोई जादू का चिराग नहीं हमारे पास के हमें सब कुछ पता है और बाकी दीगर पार्टियों को सब कुछ पता। ये सारा कुछ जो है कि मकाफाती अमल आपके पास चिराग नहीं है, लेकिन चिराग से निकलने वाला वो जो जिन था ना, वो शायद इस वक्त आपने 21 अक्टूबर के बाद अपने काबू में किया हुआ है। बकौल पीपल्स पार्टी, मैं नहीं कह रहा, अवाम चाहती है कि वो अवाम, ठीक, अवाम का जिन आपके साथ है। ठीक ठीक ठीक। दूसरी चीज तो आप कह रहे हैं कि बल्ला इसको छीन जाएगा या किसी मिल जाएगा, तो बल्ला इसको वापस ही मिल जाए। तो बल्ला इसको वापस मिल गया, इनके पास खिलाड़ी नहीं है जो ये मैच कर सकते हैं, किस तरह करेंगे मैच? इनको बल्ला मिल ही जाए तो इनके पास कोई खिलाड़ी नहीं है। इनकी तो आदत सारा लोग भाग गए हैं, बाकी जो बचते हैं तो किसी और पार्टी। वो एक ना वैसे हमारे हमसाया मुल्क है, उसकी मूवी है, यहाँ पर पब्लिसिटी तो उसके नहीं कर सकते, नाम भी मैं नहीं लूंगा, लेकिन आपको पता है कि उसमें अंग्रेज साम्राज्य होता है उस वक्त का, उसकी प्रोफेशनल क्रिकेट टीम होती है, उसके खिलाफ हीरो एक वो गली के प्लेयर्स को उठा के लगान वापस नहीं करता, ठीक है ना, वो ले लेता है लगान। तो ये हाल ना हो जाए आपके साथ। नहीं यार, मैं नहीं समझता इस तरह कुछ। आप भी साम्राज्य है उनके लिए। हाँ जी। आवाम जानती है कि कौन सी जमात ने परफॉर्म किया है पिछले 25-30 सालों में, और आवाम हूबहू वफा है देश के निशान से, और इंशाअल्लाह ताला आपको सरप्राइज देंगे इलेक्शन। कामरान मुर्तजा साहब, सर आपको क्या लगता है बल्ले का निशान जमहूरी रवायत के खिलाफ है छीनना? ठीक, अच्छा गबोल साहब मुझे साथ ये बता दें यार कि एक तरफ तो ये हमने डिस्कस कर लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाला, लेकिन दूसरी तरफ नून लीग अगर इलेक्शन के अंदर आपको लगता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड हमसे छीन रही है, 8 फरवरी वाले दिन भी यही आपको लगता है, सब कुछ यही हो जाता है, वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में होता है, तो आपको तो इनका जानी दुश्मन होना चाहिए, जैसे कि तहरीक इंसाफ के आप लोग 2018 के अंदर बन गए थे कि ये तो आरटीएस की पैदावार है, इनके साथ इनके ऊपर एक ये प्रोजेक्ट के तौर पर आए हैं, तो अगर ये आपको प्रोजेक्ट लग रहे हैं तो बाद में तो आपको उनके साथ कभी नहीं मिलना चाहिए। और अगर मुझे तो माजी करीब में नजर आ रहा है कि आप इनके साथ बैठे होंगे जैसे 2023 में बैठ गए, 22 में। जी देखिए, ये तो इलेक्शन के दिन ही पता चलेगा कि कितना लेवल प्लेइंग फील्ड है या कितना किसी को फेवर किया जा रहा है। जब तक हमारे पास
जाहिर सी बात है ठोस सबूत नहीं हो तो हम किसी कानूनी एक्शन का किस तरह से प्लान कर सकते हैं। बट ये मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूँ कि अगर इलेक्शन वाले दिन ये चीज़ साबित हो जाती है कि इलेक्शन कमीशन किसी एक जमात को फेवर कर रही है और हमारे खिलाफ कोई अनजस्ट एक्शंस ले रही है तो पीपल्स पार्टी की जो जाले हैं वो पीछे हटने वाले नहीं है। वो इलेक्शन वाले दिन भी स्ट्रांगली रिएक्ट करेंगे और इलेक्शन के आने वाले दिनों में भी आप देखेंगे कि सड़कों पे निकलेंगे और हर कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे टू मेक श्योर कि आवाम का जो मैंडेट है वो चुराया नहीं जाता है। पर तब तक तो पेशन गोई है। सिर्फ आसिफ साहब ने ये बात ऑलरेडी बता दी है कि किसी एक पार्टी के पास वाज़े अक्सरियत नहीं होगी और एक कोलिशन गवर्नमेंट ही दोबारा देखनी पड़ेगी। अब हमारी कोशिश यही है कि जाहिर सी बात है इस कोलिशन गवर्नमेंट अगर बनती भी है तो लार्जेस्ट पार्टी हम ही हो ताकि प्राइम मिनिस्टर हम ही लेकर आए, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये फील करती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आवाम की बेहतर खिदमत कर सकती है और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब इज़ प्रोबेबली द स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट फॉर द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। इंशाल्लाह यंगस्टर हैं और पाकिस्तान की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है जो डेमोग्राफिक, शेख साहब हंस रहे हैं आपकी इस बात पे। बिल्कुल हंसते रहे हैं, उनका हक है। अगर उनको मजा आ रहा है मेरी बात से अच्छी बात है और टेंशन उनकी जिंदगी से मैं दूर कर रहा हूँ उनको तो दुआ देनी चाहिए मुझे कि उनको हंसा रहा हूँ मैं। नहीं, बिलावल को प्राइम मिनिस्टर बना के तो मजीद टेंशन डाल देंगे आप, कैसे टेंशन? कहाँ से टेंशन डालेंगे? फॉरेन मिनिस्टर जब वो थे 16 महीने तो उन्होंने तब तो शहबाज शरीफ की तारीफें करते थे और आज देखें क्या करते हैं। तो यही तो टेंशन है उनको कि हम इनको मिनिस्टर बनाते हैं, उसके बाद हमारे ही प्लेट में खा के समझ गए। नहीं, उन्होंने हमें मिनिस्टर नहीं बनाया, हमने उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया। पूरा जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था ये स्ट्रेटजी तमाम आसिफ ज़रदारी साहब की थी। आसिफ ज़रदारी साहब ने दीगर पार्टीज जैसे बलूचिस्तान अवामी पार्टी हो गई या BNP हो गई या और जो इंडिपेंडेंट एक दो लोग थे, आसिफ ज़रदारी साहब ने उनसे अपनी समझे इखलाक के जरिए या अपने कॉन्डक्ट के जरिए उनको अपनी तरफ माइल किया। और ठीक है, उसके बाद शेख साहब आप हंस क्यों रहे हैं यार? शेख साहब आपको नहीं लगता कि एक नौजवान बंदे को ही प्राइम मिनिस्टर आना चाहिए जिसके एटलीस्ट प्लेटलेट्स तो कम ना हो कभी भी? जवाब है जैसे कि इमरान खान सोच के बैठे हुए हैं वो भी वजीर आजम बनेंगे देश के, तो करने की शराइत होती है वो पूरी करनी पड़ती है। अवाम राय करना पड़ता है, अवाम की मोहब्बतें लेनी पड़ती हैं। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना वजीर आजम का कैंडिडेट मतलब ख्वाब पूरा कर पाएगी। और इसमें आप नहीं तो वजीर आजम के कैंडिडेट के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती हैं? 2 दफा जेल में जाना चाहिए, नाअहल होना चाहिए, 1 दफा गद्दारी का सर्टिफिकेट लेना चाहिए, ये सब कुछ लेना पड़ेगा बिलावल को। इसलिए आपको फिर नजर आएंगे कि भाई कैंडिडेट वो हैं, या फिर थोड़ा सा उम्र में बड़ा होना चाहिए, बाल सफेद हो जाने चाहिए, विग लगानी चाहिए या ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए, इतनी उम्र हो जाए। ऐसे ये SOPs हैं। अवाम साथ है उनके जनाब, इलेक्टेबल्स उनके साथ है, बड़ी पार्टी वो हैं, जानदार वो हैं जनाब। मेरे मोहतरम गुजारिश ये है कि इससे उम्र या बाल सफेद होना या विग का कोई ताल्लुक नहीं है प्राइम मिनिस्टर से। बात यह है कि जितने कैंडिडेट उनके नेशनल असेंबली में जीतेंगे, जो मेजोरिटी में होगा वजीर आजम तो वही पार्टी बनाएगी ना। और वो कैंडिडेट को जिताने के लिए अवाम के वोट दरकार हैं और वोट लेने के लिए अवाम के लिए तरक्की का कोई प्लान, माशी प्लान हो। आपने देखा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान को IMF से बेल आउट पैकेज लेके दिया है, वरना तो दिवालिया करके थे न्याजी साहब तो पाकिस्तान को IMF के हवाले करके चले गए थे। और आपने ये भी देखा कि जब भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में अपनी हुकूमत बनाते हैं तो पाकिस्तान का सफर एक तरक्की की तरफ चला जाता है और उसके फायदे अवाम ने महसूस किए हैं। गरीब लोगों से पूछे जाके कि रोटी 2013 में कितने की थी और 2018 में कितने की है। तो मैं नहीं समझता कि अवाम अब इस तरह के बहानों से या किसी इमरानी न्याजी फार्मूले से कैंडिडेट को सिलेक्ट करेगी। अब अवाम समझदार हो गई है, उसको पता है किसको वोट देना है और किसको नहीं देना, किसको लेके आना है, वजीर आजम बनाना है। मैं नहीं समझता कि अवाम अब किसी भी किस्म का रिस्क लेगी इस मामले में। अब के तजर्बे खत्म हो गए हैं, अब अवाम बाखूबू वाकफ है, जान चुकी है कि किस पार्टी को वोट देना चाहिए और किस बुनियाद पे देना चाहिए। नहीं जी इकबाल साहब,
ये बात तो सही है, अवाम बिल्कुल बात तजर्बा हो चुकी है और तजर्बा ना वो करेंगे ना ही अवाम करेगी। अवाम ने उसी को वोट देना है जिसने अवाम की खुशहाली की, और वो नून लीग है। बकौल नून लीग के आपने तो कबाड़ा कर दिया कराची का। कराची के लोग लाहौर में आके ऐसे ही फील करते हैं जैसे वो फ्लाइट पे आए हैं तो कहीं पायलट पेरिस तो नहीं ले गया उन्हें। चले उनको मैंने ये हंसाया, अभी अभी वो मुझे हंसा रहे हैं। बिल्कुल उन्होंने सही, ये बात से मैं एग्री करता हूँ कि आवाम बड़ी आप हंस रहे बाशऊर हो हैं। गई है। आवाम को अभी बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। आवाम यही बोलेगी कि एक शख्स जो कि 4 साल से मुल्क में नहीं था, और जब उसके लिए पूरे जब लाल कालीन बिछाए गए फिर वो शख्स वापस आया, तो उस शख्स के लिए वो क्यों वोट करेंगे। अदर हैंड आसिफ ज़ादी साहब, उनके ऊपर भी केसेस थे, पीटीआई ने उनको भी जेल में डाला था, तकरीबन 1-1.5 साल पीटीआई की हुकूमत में जेल थे। और फरियाल ठाकुर साहिबा को भी ये चांद रात को अस्पताल से उठा के जेल में डाला। तो हम तो नहीं भागे, आवाम को ये सारी चीज़ें याद हैं, और इसी वजह से मुझे यकीन है कि आवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए ही वोट करेगी। और नून लीग पूरी तरह से कोशिश करे, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ कि वो अपनी जो आबाई उनकी जो सीटें बोलते हैं ना, जो लाहौर वगैरह इन इलाकों के, अगर वो भी बचा लें तो ये भी बड़ी बात होगी। क्योंकि मेरे अच्छा, दोस्त यही कहते हैं कि लाहौर, मेरे जो लाहौर के दोस्त हैं, आप भी मेरे लाहौर के दोस्त हैं, तो वहाँ से तो यही सुनने में आ रहा है मैंने कि तो कभी लाहौर नहीं की बताया आपको, मेरा ना नाम लीजिएगा, मैंने कभी नहीं बताया आपको कुछ भी। मेरे बहुत लाहौर के दोस्तों ने बताया कि नून लीग को इस वक्त लाहौर से भी और पूरे पंजाब से बहुत टफ टाइम मिलने जा रहा है। लो जी शेख साहब, कराची के ख्वाब देखते देखते लाहौर भी हाथ से गया। नहीं समझता जिस पार्टी में, अब आपको पता ही है, आप बाखूबू वाकिफ है कि लाहौर में जितने कैंडिडेट ने एक कॉन्स्टिट्यूंसी से टिकट जमा करवाई है वो मिनिमम तादाद 25 से 30 है। मतलब ये कैंडिडेट्स ऐसे ही आगे हैं जो टिकट मांग रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का। जी, अब आवाम आपके साथ नहीं है ना। ये ना हो कि चले पीपल्स पार्टी पंजाब में माइनस है, मैं आपकी बात मान लेता हूं भाईजान, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी खड़े हो गए। वो बल्ले वाले जो है ना, जिनको बल्ले का निशान नहीं मिलना, वो इंडिपेंडेंट भी खड़े हो गए, तो आपको दिन में तारे दिखा देंगे। ये कह रहे हैं गबोल साहब, आप फारिग हो जाएंगे लाहौर से भी। मैं नहीं समझता कि कोई इस तरह की चीज होगी। आप इंशाल्लाह देखिएगा कि इस दफा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर अवाम का इस्तेमाल है, आपको नजर आएगा। मैं अपनी बात से वादे करता हूँ कि अवाम परफॉर्मेंस मांग रही है। अब उनको तजर्बे नहीं चाहिए। पाकिस्तान अब किसी तजर्बे का मुतहम्मल नहीं है। अब पाकिस्तान सिर्फ ऐसी कैंडिडेट प्राइम मिनिस्टर के अंडर चल सकता है जो इसको हकीकी तौर पे तरक्की की राह पे गामजन करेगा। पर इंशाल्लाह वो सिर्फ एक शख्सियत है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का। और लेकिन आप वो तो कह रहे कि देखिएगा, वो कैसे 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 नवाज शरीफ के ऊपर एतमाद करें। जरा सा मुश्किल वक्त आता है वो भाग जाते हैं। 2002 में भी भागे, 1-2 में, और उसके बाद 2018 के अंदर, 19 के अंदर भी भागे। अब बकौल नादिर गबोल साहब के, तो अवाम अंधी तो नहीं है ना, बात तजर्बा हो चुकी है, उसको भी पता लग गया मुश्किल में तनहा छोड़ के हमें पीछे से डिफॉल्ट करवाने वाली सिचुएशन में भाई को लगा दिया, ना तजर्बाकार को, तो हम डिफॉल्ट वाली सिचुएशन पे पहुंच गए। लोग ये नहीं सोचेंगे, बकौल नादिर गबोल साहब के, ये उनका कहने का मतलब। आया पाकिस्तान को IMF की डिफॉल्ट पे, वो तो न्याजी साहब की करमात थी जिनकी वजह वजह से IMF जो है हमारे ऊपर आके बैठ गया और पाकिस्तान नाउजुबिल्लाह डिफॉल्ट हो जाता। हम तो शुक्रगुजार है कि इसाकदार साहब की इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से हम लोग IMF से बेल आउट पैकेज लेने में हमेशा इस तरह शुरू हुए। आपको पता है कि जब भी मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आती है तो वो दार साहब भी होते हैं जिन्होंने डॉलर को कंट्रोल किया हुआ था। और डॉलर एक अहम रोल अदा करता ठीक है है, महंगाई में और महंगाई तोड़ने में। आप बखूबी वाकफ है इस चीज से कि आज तक कौन सी हुकूमत है जिसने डॉलर को कंट्रोल किया है, कौन सी हुकूमत है जिसने रोटी का रेट कम किया है, कौन सी हुकूमत है जिसके फ्लोर में पेट्रोल सस्ता है। मतलब आप इसका मुनाजरा कर लेना। आप सिंध से और पंजाब से आप एक सफर कर रहे, कराची लैंड करें, वहां से बाय रोड आए आप लाहौर तक, आपको खुद ही वाजे हो जाएगा कि कौन सी हुकूमत ने क्या क्या की है। गबोल साहब इस चीज का जवाब तो बिल्कुल आपके पास नहीं होगा, ये तो हतमी चीज है। लेकिन दूसरा, मुझे तो यही समझ आ रही है उनकी बातों से कि अभी आप क्लास के वो बैक बेंचर हैं जिसको फर्स्ट बेंच पे आने के लिए उस्ताद को राजी करना पड़ेगा। समझ आ रही है? देखिए, हम कभी भी जो है ना उस्ताद की सियासत हम नहीं खेलते। हम हमेशा से सिर्फ और सिर्फ एक ही कुव्वत से, बल्कि 2 कुव्वतों से गुजारिश करते हैं कि हमें इक़्तिदार मिला है। एक वो अल्लाह की ज़ात है और दूसरी आवाम है।
आवाम के ताकत से ही हम हमेशा इक़्तिदार में आते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जिसके पीछे आवाम होगी वही मजबूत होगा। जिसके पीछे आवाम नहीं होगी फिर वो इसी तरह फिर मुल्क से भागना पड़ेगा, उसको छुपना पड़ेगा, 4 साल 5 साल फिर वापस से मुकमुका करके वापस आना पड़ेगा। और बैक मुकमका बेंचर तो हम के ये इस दफा कौन सा मुकमका हुआ है? इस दफा तो अवाम के साथ मुकमका हुआ है नवाज शरीफ का। अदालत ने उनको मौलाना साहब आप क्यों हंसा रहे हैं? ये टॉक शो से अब कॉमेडी शो बनते जा रहा है। ये मुकमका जो अगर नहीं, आप ये इस बात पे मैं एहतजाज कर लूंगा। ना ना ना, मेरे रिज़्क रोटी को आप इस तरह नहीं कह सकते। नहीं यार, अच्छी बात है ना, आजकल एंटरटेनमेंट तो चाहिए होता है पाकिस्तान की। ठीक है, नहीं चाहिए, मुफ्त में मिलनी चाहिए ना। बैठे वो सीरियस बातें सुनने थे लोग। ठीक अगर मियां साहब आवाम की ताकत से आ रहे होते तो फिर वो तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के फौरन बाद आ जाते। जाहिर सी बात है, जब उनके भाई प्राइम मिनिस्टर थे तो पूरी उन्होंने बातें की, जिन लोगों के साथ बातें करनी होती है, जिन इदारों से क्लीन चिट लेना, टीचर से, उस्ताद से, क्लास के उस्ताद से, उस्तादों से, फरिश्तों से, आप जो भी बोले उन सब के साथ मुकम्मल करके पूरा 16-18 महीने पूरी तैयारी करके फिर उनका एक आलीशान ऐसा इस्तकबाल के शायद दुनिया में किसी को मिला हो कि एयरपोर्ट पे ही। नहीं तो आप तो फिर क्लास के बड़े ही नालायक स्टूडेंट साबित हुए जनाब। टीचर अभी राजी नहीं कर पाया, एग्जाम तो बात की बात है। ये क्लास में मजबूत थे। हम जो है हम इस टेस्ट में हिस्सा ही नहीं ले रहे थे, इस इम्तिहान में हमने हिस्सा ही नहीं लिया। हम कह रहे थे कि ठीक है भाई, आपने पर्चा दे दिया, पर्चे के साथ पूरी आंसर शीट भी दे दी है, कोई बात नहीं, पाकिस्तान में होता रहता है। हम अपनी जो जदोजहद है वो जारी रखेंगे। और हमारी 2 नस्लें तो ऑलरेडी गुजर चुकी हैं। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की सूरत में, बेनज़ीर भुट्टो साहब की सूरत में बिलावल साहब भी रेडी हैं इस जद्दोजहद की। नहीं जी, शेख साहब आप बोल रहे हैं, आपकी आवाज़ थोड़ी सी हो रही थी जी। क्या कह रहे हैं आप? टीचर राजी है आपसे, मॉनिटर आप हैं क्लास के, अब क्या टेंशन है यार आपको? सफर किया और वो मेडिकल ग्राउंड की वजह से बाहर रहे, और जब उनके डॉक्टर्स ने उनको इजाजत दी वो पाकिस्तान आ गए। तो इसमें तो उनको तो इजाजत मिली अदालत से, और वो आगे थे। अदालत ने कहा कि बाहर ऐसा ही है तो वापस आए। क्लासरूम में थे। इन्होंने क्या किया? ये तो अपने हेडमास्टर को भी नहीं बना सके और ना ये वहां को बना सके। लेकिन मैं नहीं समझता कि बगैर अवाम के खिदमत किए आप पार्लियामेंट में दाखिल हो सकते। आपको परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। और बैक बेंचर के आपको क्लासरूम में भी नहीं है, आपको प्लेस में भी नहीं है जो अवाम चाह रही है। अवाम तो अब चाह रही है इंस्टेंट रिजल्ट आए। ये जो महंगाई का तूफान है, अवाम इससे रिलीफ मांग रही है, और रिलीफ आराम से नहीं, रिलीफ इंस्टेंट मांग रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नादिर भाई आपका भी। कामरान मूसा साहब, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।